अस्सलाम स्टूडेंट्स, ये ब्लड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू हैं आपके और इनकी डिटेल डिस्कशन मैं आपके साथ करूँगी। होपफुली आपको इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ कि आप लोगों को सिस्टम वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने में बहुत इशू होता है, क्योंकि एज सच प्रैक्टिस बुक्स अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पर आप एज सिस्टम अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की तो आप कर सकें। तो मैंने जे मेडिकोज के यूट्यूब चैनल पर यूनिट वाइज सारी टेस्ट डिस्कशंस अपलोड कर दी हैं। आप जो यूनिट चाहें उसकी डिस्कशन सर्च करके उस यूनिट का नाम लिख के डिस्कशन देख सकते हैं, ठीक है। ताकि अगर आप 20 एमसीक्यू की डिस्कशन देखते हैं तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि इसमें से एमसीक्यू किस तरह के पूछे जा सकते हैं और किस तरह के एमसीक्यू आपको आने चाहिए, क्योंकि मैं मोस्टली एमसीक्यू पास पेपर्स से ही ऐड करती हूँ और तकरीबन सिमिलर होते हैं, ठीक है। चलें जी, एमसीक्यू नंबर 1 देखें। Extrinsic pathway is activated rapidly when tissue get damaged, chemical first release। तो आपको पता है कि आपके पास दो तरह के पाथवेज होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है आपका, वो कहाँ से स्टार्ट होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो कब स्टार्ट होता है। ये पास पेपर का एमसीक्यू है, डेफिनेशन एक्सट्रिंसिक पाथवे की और इंट्रिंसिक पाथवे की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस फैक्टर से स्टार्ट होते हैं और किस केस में स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया तब भी बताया कि अगर जो इंजरी है वो आ रही है किसी ब्लड वेसल को, डायरेक्ट स्किन को, सबक्यूटेनियस इंजरी है, तो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। यानी कि आप कहते हैं ऐसा ट्रॉमा जो शुरू होता है वेस्कुलर वॉल या एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू के डैमेज होने से, वो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। और जो शुरू होता है ब्लड को ट्रॉमा आने की वजह से, या फिर वेटेबल चार्ज सरफेस जब कांटेक्ट में है, नेगेटिव चार्ज सरफेस जब कांटेक्ट में है, तब जो डैमेज होता है ब्लड को, वो इंट्रिंसिक पाथवे होता है। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है आपका, वो किसको मैयर करता है, पीटी को। या हम पीटी को मैयर करना चाह रहे हैं तो एक्सट्रिंसिक पाथवे, और जब हम इंट्रिंसिक पाथवे को देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एपीटीटी को देखते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को। और एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए पीटी को, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम को, ठीक है। जो आपका पीटी होता है ये तकरीबन 10 से 14 सेकंड के का ड्यूरेशन होता है इसका नॉर्मल। इतना अगर आ जाए तो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर इशू होता है। और जो एपीटीटी है इसका ड्यूरेशन तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक होता है, इससे ज़्यादा या कम हो तो फिर इशू होता है। अब आपको एमसीक्यू क्या पूछा, मैंने आपसे ये नहीं पूछा। वैसे ही एमसीक्यू मैंने आपसे इसलिए डिस्कस किया कि ये भी पूछा जा सकता है। इंट्रिंसिक पाथवे के लिए एपीटीटी होता है, उसका ड्यूरेशन क्या होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए पीटी होता है, उसका ड्यूरेशन क्या होता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। देन एक्सट्रिंसिक पाथवे किस केस में एक्टिवेट होता है, जब ब्लड को ट्रॉमा हो या फिर एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू या फिर वेस्कुलर वॉल को ट्रॉमा हो, तब कौन सा वाला एक्टिवेट होता है। तो वो भी मैंने आपको डेफिनेशंस भी क्लियर कर दी हैं। मैंने आपको एपीटीटीपीटी किस किस के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों में से किसके लिए, और क्या क्या उसका ड्यूरेशन है, ये भी क्लियर कर दिया। अब ज़रा एमसीक्यू को गौर से देखें। स्टेटमेंट को आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे हो चुका है एक्टिवेट। एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होने का क्या मतलब है कि वेस्कुलर वॉल या एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू को ट्रॉमा है, ठीक है, आ गया, टिश्यू गेट डैमेज। अब कौन सा केमिकल सबसे पहले रिलीज़ होता है, तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होता है और वो फिर जाके अपना काम करता है। क्या काम कर रहा होता है वो काम जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोआगुलेशन कभी भी इरिटेट ना करे और आपके कोआगुलेशन में से एमसीक्यू कभी भी गलत ना हो, ठीक है, तो फिर आगे आपको सारा पाथवे पता होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। प्रोथ्रोम्बिन क्यों नहीं यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन तो फैक्टर 2 को कहते हैं और ये यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होता। एक्सट्रिंसिक फैक्टर पाथवे तो बहुत ही आसान है कि टिश्यू को ट्रॉमा हुआ, टिश्यू फैक्टर रिलीज़ हुआ यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि फैक्टर 3, उसने जाके 7 को 7A यानी कि 7 फैक्टर को एक्टिवेटेड 7 फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद फिर उस 7A ने 10 को 10A में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन तो फ़िलहाल नहीं आता। प्रोथ्रोम्बिन आप यूँ कह लें कि वो कॉमन पाथवे में आता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में नहीं आता। और वो कौन सा फैक्टर होता है, वो फैक्टर 2 होता है आपका, ठीक है। ये फर्स्ट एमसीक्यू आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि कोआगुलेशन ही ब्लड के प्लेटलेट्स वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं मुश्किल लगेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 होता है, वो कॉमन पाथवे का हिस्सा है। देन हेगमैन फैक्टर फैक्टर 12 को कहते हैं। और जो स्टॉर्ट प्रॉवर फैक्टर है ये भी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक्सट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व नहीं होता, ये फैक्टर 10 होता है।
MCQ नंबर 2 देखें, आयरन इज कैरिड इन ब्लड स्ट्रीम बाउंड टू इट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड स्टोर्ड इन लिवर। तो आयरन की किस फॉर्म में कैरी होती है, किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है? ट्रांसफरिन जो होती है ये आयरन की ट्रांसफ़र वाली फॉर्म है, मतलब आयरन ट्रांसफरिन की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। और आयरन स्टोर किस फॉर्म में होती है? फेरेटिन की फॉर्म में और हिमोसिड्रिन की फॉर्म में। और आयरन एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होती है? फेरस फॉर्म में या फेरिक फॉर्म में? तो आयरन फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है कि आयरन +2 वाली फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है या +3 वाली फॉर्म में। तो +2 वैलेंसी वाली फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, यानी कि फेरस फॉर्म में। और क्यों होती है उस फॉर्म में, क्या फ़ायदा होता है उसका? क्योंकि उस फॉर्म में, फेरस फॉर्म में, आयरन एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर काम कर रही होती है। MCQ नंबर 3 देखिए, फेगोसाइटोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजिस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो फेगोसाइटोसिस होता है। अगर आप बीटा ऑप्शन को चूज़ करना चाह रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, तो वो एक अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, क्योंकि मोनोसाइट अपनी मोनोसाइट वाली फॉर्म में मैक्रोफेजिस के तौर पे या एज ए फेगोसाइटोसिस करने के सेल के तौर पे काम नहीं करते। ये जब 20 से 40 घंटे ब्लड में गुजार लेते हैं, देन टिश्यू में एंटर हो जाते हैं और मैक्रोफेजिस कहलाते हैं, तो तब ये पोटेंट वो होते हैं, पोटेंट फेगोसाइटोसिस करने के काबिल होते हैं। तो सूटेबल और अप्रोप्रिएट आंसर आपका अल्फ़ा ही है। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस बेसिकली हैव, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस कौन से इन्फेक्शंस होते हैं? जब कोई भी पैरासाइट, शिस्टोसोमियासिस, कोई भी पैरासाइट आपको नाम दे दिया जाए। मैंने तो जनरल पूछा, अगर आपको स्पेसिफिक भी पूछ लिया जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था ये MCQs बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पैरासाइटिक रिएक्शन में कौन ज़्यादा हो जाएगा या हमें कौन दिखाई देगा, एलर्जिक रिएक्शंस में हमें कौन दिखाई देगा, बैक्टीरियल रिएक्शंस में हमें कौन दिखाई देगा, वायरल रिएक्शंस में हमें कौन दिखाई देगा। तो जब भी पैरासाइटिक रिएक्शन होता है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इओसिनोफिल्स होने चाहिए पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में। और हमें क्या दिखाई देता है? इओसिनोफिलिया दिखाई देता है। इओसिनोफिलिया क्या होता है? फिलिया का मतलब ज़्यादा होना। जब भी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, बेसिकली WBCs के ग्रेन्युलोसाइट्स, तो हम कहते हैं कि फिलिया, इओसिनोफिलिया हो गया, न्यूट्रोफिलिया हो गया और बेजोफिलिया हो गया। आपको ये बात तो पता है कि WBCs की डिवीजन की हुई है हमने 5 सेल्स को इस तरह से डिवाइड किया कि कुछ ग्रेन्युलोसाइट्स और कुछ ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेजोफिल्स आ जाते हैं, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स का ज़्यादा होना, उनको आप फिलिया कह सकते हैं, इओसिनोफिलिया, बेजोफिलिया और न्यूट्रोफिलिया। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करके बात करूँ और आप भी प्रिसाइज ही याद करना चाहते हैं, अच्छे वाला, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इओसिनोफिलिया हो जाता है, मतलब इओसिनोफिल्स का काउंट ज़्यादा हो जाता है। बेजोफिल्स का आप ज़्यादा स्पेशली याद रखेंगे, एलर्जिक रिएक्शंस में काउंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और बेजोफिल्स मास्ट सेल से रिजेंबल करते हैं। न्यूट्रोफिल्स कब बढ़ते हैं? न्यूट्रोफिलिया कब होता है? बैक्टीरियल रिएक्शंस में, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया कोई। और जो लिम्फोसाइटोसिस होती है वो कब होती है? लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट्स का ज़्यादा होना, वो वायरल रिएक्शंस में होती है। ठीक है, नॉर्मल काउंट RBCs का क्या होता है मेल में? जी, तो आपको मेल और फीमेल में RBCs का नॉर्मल काउंट पता होना चाहिए, आपको प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट पता होना चाहिए, और आपको WBCs के ग्रेन्युलोसाइट्स भी और ए ग्रेन्युलोसाइट्स का भी नॉर्मल काउंट पता होना चाहिए। जो RBCs होते हैं उनका नॉर्मल काउंट मेल में 4.5 से 6.5 होता है। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है, 3.9 से 5.6 तक। अब अगर हम बात करते हैं मेल में क्यों ज़्यादा होता है और फीमेल में क्यों कम होता है, तो अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ये रीज़न है कि फ़ीमेल में इसलिए कम होता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन फ़्लो की वजह से ईच मंथ वो ब्लड काउंट जो होता है लो होता जाता है, फॉल हो जाता है, तो इसलिए फ़ीमेल्स में ब्लड कम और मेल में ज़्यादा। लेकिन अगर आप खुद सोचें तो आपको अपना ये आंसर कुछ हद तक गलत महसूस होगा, क्योंकि सवाल इस नेचर का है ही नहीं है। आपसे सवाल किया जा रहा है कि मेल में क्यों ज़्यादा होता है, उसमें प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा होती है। अभी तो बात हो ही नहीं रही कि ख़त्म किस में हो जाता है और किस में ख़त्म नहीं होता, बात हो रही है प्रोडक्शन लेवल पे। मेल में क्यों ज़्यादा होता है, फीमेल में क्यों कम होता है, तो आप भी प्रोडक्शन लेवल पे आंसर दें। ये इस तरह का आंसर दे के आप अपने कॉन्सेप्ट्स की तजलील ना करें, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्रोडक्शन लेवल को रखें। मसला क्या बन रहा होता है? मसला ये बन रहा होता है कि मेल में क्यों ज़्यादा होता है। खैर ये मसला तो नहीं है, लेकिन मतलब ज़्यादा क्यों हो रहे होते हैं? मेल में बेसिकली टेस्टोस्टेरोन होता है, ये बात आपको पता है। टेस्टोस्टेरोन एक मेटाबॉलिकली
एक्टिव हार्मोन है, वो मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा कर देता है। जब मेल में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है। जब ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है तो हाइपोक्सिया क्या होता है, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब भी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी होती है, जब भी हाइपोक्सिया होता है, तो किडनी से एरिथ्रोपोइटीन निकालनी पड़ती है किडनी को। किडनी के जेजी सेल्स कहते हैं किडनी को कि प्लीज़ एरिथ्रोपोइटीन को निकालो, और वो एरिथ्रोपोइटीन जाके बोन मैरो को कहती है कि बोन मैरो काइंडली एरिथ्रोपोइसिस को फास्ट कर दो। तो आरबीसीज की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, और आरबीसीज इस तरह से मेल में ज़्यादा पैदा होते हैं। फीमेल में ना टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता, ना मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। ना मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो ना ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होगी। ना ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होगी तो ना ही हाइपोक्सिया होगा, ना ही एरिथ्रोपोइटीन को निकलना पड़ेगा किडनी से, और ना ही वो जाएगी बोन मैरो के पास ये रिक्वेस्ट लेके कि एरिथ्रोपोइसिस को तेज़ कर दो, क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं है फीमेल बॉडी में। तो ये आप लोगों ने रीज़न याद रखनी है कि मेल बॉडी में क्यों आरबीसी ज़्यादा होते हैं और फीमेल में कम होते हैं। फीमेल में 3.9 से 5.6 10^12 पर लीटर याद रखेंगे आप, ठीक है। अगर इधर ही मैं आपके साथ प्लेटलेट्स भी डिस्कस कर लूँ तो प्लेटलेट्स आपके तकरीबन 1.5 लाख से 4 लाख तक होते हैं, ठीक है, यानी कि 150 टू 400 10^9 पर लीटर। अगर हम WBCs की बात करें तो WBCs टोटल की अगर मैं बात करूं तो 4 to 11 हो सकते हैं, ठीक है, 4 to 11 10^9 पर लीटर। और अगर हम बात करें हम ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स की, तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं आपके 1.8 से 7.5। जो मोनोसाइट्स होते हैं वो 0.2 से 0.8 होते हैं। 10^9 पर लीटर में बात कर रही हूँ मैं। इयोसिनोफिल 0.04 से 0.04%, 0.04 से 0.44% होते हैं। और लिम्फोसाइट्स 1.5 से 3.5% होते हैं। बेजोफिल 0.01 से 0.1। मतलब सबसे ज़्यादा कम कौन है, बेजोफिल। सबसे ज़्यादा WBCs में कौन है, न्यूट्रोफिल्स। ओवरऑल सबसे ज़्यादा कौन है, मतलब तीनों सेल्स में से कौन सबसे ज़्यादा है, तो आरबीसीज सबसे ज़्यादा काउंट उनका है, और सबसे कम काउंट किसका है, WBCs में अगर बात करें तो बेजोफिल्स का, ठीक है। फिर इधर ही मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सा MCQ बताऊं कि आपको साइज़ पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा साइज़ किसका है, सबसे छोटा साइज़ किसका है। तो जो प्लेटलेट्स हैं उनका साइज़ सबसे स्मॉलेस्ट होता है, WBCs का साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। वो आपने किस तरह से याद रखना है, वो अगर आप याद करें तो आपने डायमीटर्स याद किए थे, उसकी बेस पे आप कह सकते हैं। आरबीसीज का डायमीटर 6 to 8 माइक्रोमीटर होता है, मतलब इनका दरमियाना साइज़ होता है। प्लेटलेट्स का 0.5 से 3 माइक्रोमीटर होता है, मतलब ये सबसे छोटे हैं। और जो WBCs हैं ये तकरीबन 12 से 20 माइक्रोमीटर तक होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़े होते हैं। अगर मैं इसमें भी स्पेशल बात कर दूं तो सिर्फ मोनोसाइट्स 12 से 20 माइक्रोमीटर तक होते हैं, क्योंकि वो मोस्ट लार्जेस्ट सेल्स होते हैं ओवरऑल। और बाकी जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो 12 से 15 माइक्रोमीटर तक होते हैं। अगर इनकी हाफ लाइफ्स की बात कर लें तो 120 दिन की ज़िंदगी आरबीसीज की होती है, 10 दिन की ज़िंदगी प्लेटलेट्स की होती है, और बाकी जो WBCs हैं वो कुछ घंटों से दिनों और इवन ईयर्स तक भी रह सकते हैं, तो उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है। इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट्स देन नॉर्मल रेंज, अगर ल्यूकोसाइट ज़्यादा हो जाए तो साइटोसिस हो जाती है। मैंने भी आपको बताया कि फीलिया का वर्ड हम यूज़ करते हैं स्पेशली ग्रेन्युलोसाइट्स के लिए, यानी इयोसिनोफिलिया, बेसोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया। साइटोसिस का वर्ड हम बाकियों के ज़्यादा होने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ल्यूकोसाइट्स का ज़्यादा होना ल्यूकोसाइटोसिस, मोनोसाइट्स का ज़्यादा होना मोनोसाइटोसिस, प्लेटलेट्स का ज़्यादा होना थ्रोम्बोसाइटोसिस, आरबीसीज का ज़्यादा होना एरिथ्रोसाइटोसिस, ठीक है। पीनिया का वर्ड कम यूज़ करते हैं कमी के लिए, ल्यूकोपीनिया मतलब ल्यूकोसाइट्स कम हो गए हैं, 4 to 11 10^9 से कम हो गए हैं, तो हम कहेंगे ल्यूकोपीनिया हो गया। जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो कम हो गए। न्यूट्रोपीनिया क्या होता है, न्यूट्रोपीनिया होता है अगर न्यूट्रोफिल्स 1.8 से 7.5 10^9 पर लीटर से कम हो जाएं ब्लड में, तो ये न्यूट्रोपीनिया होता है। ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होता है, इसमें एबनॉर्मल WBCs बढ़ते हैं। फर्स्ट फेज़ ऑफ हीमोस्टेसिस, तो हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस में कभी कंफ्यूज नहीं होना। लेक्चर में भी कहा था, रिमाइंडर दिया था आपको कि यहाँ पर आपने अपनी बत्ती गुल नहीं होने देनी, मतलब आराम से सुकून से ज़रा सोचें कि हीमोस्टेसिस एक अलग चीज़ है, होम्योस्टेसिस एक अलग चीज़ है। होम्योस्टेसिस में ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन आ जाती है, मेंटेनिंग आ जाती है, बैलेंसिंग आ जाती है। हीमोस्टेसिस टोटली समथिंग एल्स। ये आप लोग ब्लड के चैप्टर में और उसके भी कौन से पोर्शन में, प्लेटलेट्स के पोर्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हीमोस्टेसिस मतलब हीम मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब रोकना। खून को जब रोकना हमने
है कि ये ब्लीड ना करे, खून को बहने से जब रोकते हैं तो मतलब हम हीमोस्टेसिस करा रहे हैं। ठीक है, हीमोस्टेसिस के आपके पास स्टेजेस कुछ इस तरह से हैं, स्पेशली 4 हैं, वो आपने बस 4 याद रखनी है। किस तरह से कि सबसे पहले वेस्कुलर स्पैज़म करवाते हैं हम। वेस्कुलर स्पैज़म मतलब हमने वेजो कंस्ट्रिक्शन करा दिया कि जो वो ब्लड इतने फ्लो से निकल रहा है ना, उसका थोड़ा सा फ्लो कम हो जाए। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमने उस निकलने वाले एक तेज़ बहाव से आने वाले खून का बहाव कम करना है। एंड देन सेकंड स्टेप प्लेटलेट प्लग का बनना। थर्ड स्टेप ब्लड कोआगुलेशन, वो जो मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यू में बताया कि ब्लड कोआगुलेशन के 2 पाथवेज होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवेज और इंट्रिंसिक पाथवे। और फिर फोर्थ स्टेप में फिब्रस टिश्यू की या फिब्रिन थ्रेड्स जो बनते हैं, क्रॉस लिंक्स बनते हैं, उनका ऐड होना, ताकि वो जो क्लॉग बना है, वो जो प्लग बना है, वो इतना पक्का हो जाए कि अब ब्लड बाहर ना आ सके। तो ये हीमोस्टेसिस होती है। तो आपका फर्स्ट स्टेप वेस्कुलर स्पैज़म, सेकंड स्टेप प्लेटलेट प्लग का बनना, थर्ड स्टेप ब्लड कोआगुलेशन एंड फोर्थ स्टेप फिब्रस टिश्यू की ग्रोथ। एमसीक्यू नंबर 8, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में क्या होता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम होते हैं, 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं, और मतलब ये सभी होता है। तो ये राइट ऑप्शंस हैं कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में ये सभी चीज़ें मौजूद होती हैं। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जब आप आरबीसीज देखते हैं तो आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ही देखना चाहिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल काउंट आपको पता होना चाहिए, मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, ये पता होना चाहिए आपको। फिर ऑक्सीजन बाइंडिंग पावर हीमोग्लोबिन की पता होना चाहिए, ये यूएचएस का एमसीक्यू है। फिर इसकी फॉर्मेशन, तो इसके ज़्यादातर स्टेप्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। एसिटिक एसिड से सक्सिनाइल को ए बनता है, फिर जब 2 सक्सिनाइल को ए 2 ग्लाइसिन के साथ मिलते हैं तो पायरोल बन जाता है। 4 पायरोल के मिलने से प्रोटोपोरफायरिन बन जाता है। प्रोटोपोरफायरिन जब आयरन के साथ मिलती है तो हीम बन जाता है। हीम में जब ग्लोबिन ऐड हो जाती है तो हीमोग्लोबिन चेन बन जाती है, और जब हीमोग्लोबिन चेन्स आपस में मिल जाती हैं तो एचबी का मॉलिक्यूल बन जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न और बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है। इसमें इसका कोई भी स्टेप आपका एमसीक्यू बन सकता है, तो इसलिए आपको एचबी की फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। मैं अगेन बताती हूँ आपको, एसिटिक एसिड से सक्सिनाइल को ए बनता है, फिर 2 सक्सिनाइल को ए 2 ग्लाइसिन के साथ मिलकर पायरोल बना देते हैं। फिर जब 4 पायरोल मतलब 4 पायरोल मिलते हैं तो प्रोटोपोरफायरिन बन जाती है। प्रोटोपोरफायरिन में जब आयरन ऐड होती है तो हीम बन जाता है। हीम में जब ग्लोबिन ऐड होती है तो हीमोग्लोबिन चेन बन जाती है। और हीमोग्लोबिन चेन्स 4 जब आपस में मिलती हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, तो हमारा एच बी मॉलिक्यूल ए स्टैंडर्ड एच बी का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब आप ये क्या कहें सोचेंगे कि मैंने ये एच बी ए क्या चीज़ कही है। एच बी की भी टाइप्स होती हैं, एच बी ए, एच बी ए टू, एच बी एफ। तो इनमें फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क यहाँ आता है, चेन सब में ही 4 होती हैं, लेकिन किसी में 2 अल्फ़ा, किसी में 2 बीटा, किसी में 2 अल्फ़ा 2 ज़ीटा, इस तरह से फ़र्क आता है। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि एच बी ए में क्या होता है, बी में ए टू में क्या होता है और एफ में क्या होता है। एच बी ए में 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन्स होती हैं और ये सबसे ज़्यादा अडल्ट ब्लड में पाई जाती है, 96 से 98%। देन एच बी ए टू होती है 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा चेन्स के मिलने से बनती है। देन एच बी एफ होती है 2 अल्फ़ा और 2 गैमा चेन्स के मिलने से बनती है, और सबसे कम अडल्ट ब्लड में तकरीबन 0.5 से 0.8%, मतलब बहुत ही कम अमाउंट इसकी होती है एच बी एफ की। और जो ए टू होती है वो 1.5 से 3.2% तक होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल एच बीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आप याद रखना चाहें तो गोवर 1 और गोवर 2 भी एच बीज हैं, ये भी याद रख सकते हैं। गोवर 1 जो होती है ये 2 जीटा और 2 एप्सिलॉन के मिलने से बनती है। गोवर 2 जो होती है ये 2 अल्फ़ा और 2 एप्सिलॉन के मिलने से बनती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम एबनॉर्मल एचबीज़ की बात करें तो वो हम अभी सिकल सेल अनीमिया आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। हिमेटोक्रिट वैल्यू ऑफ 80 इज टर्म्ड एज, हिमेटोक्रिट नॉर्मल जो होता है 45% हिमेटोक्रिट होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में वैल्यू अलग होती है। अगर एवरेज देखें तो 45 होता है नॉर्मल, लेकिन ये 80 मतलब 45 से तो बहुत ज़्यादा है। तो जब हिमेटोक्रिट इतना ज़्यादा है, आरबीसी प्रोडक्शन भी यकीनन ज़्यादा हो रही है, तो ये पॉलीसाइथीमिया है। क्योंकि एनीमिया में तो हिमेटोक्रिट भी कम हो जाता है, आरबीसी प्रोडक्शन कम, आरबीसी का जो एचबी लेवल होता है, एचबी लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। एनीमिया की तरफ तो ये एमसीक्यू किसी भी तरह नहीं जाएगा, तो ये पॉलीसाइथीमिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? चार्ली ऑप्शन देखें, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया मतलब कमी, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स की कमी, ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर। मेजर साइट फॉर एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, तो ज़्यादातर जो 90% एरिथ्रोपोइटिन बनती है वो किडनीज से बनती है, किडनीज के जेजी सेल से, और बाकी लिवर से या अदर ऑर्गन से। और इसी तरह अगर मैं आपको थ्रोम्बोपोइटिन कह दूं जो कि प्लेटलेट्स को बनाने के लिए ज़रूरी है, जैसे आरबीसीज को बनाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन, ऐसे ही
प्लेटलेट्स को बनाने के लिए थ्रोम्बोपोइटीन, जैसे किडनीज थ्रोम्बोपोइटीन को बना रही हैं 90%, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि लिवर 90%, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी हैवी परसेंटेज, एक लार्ज अमाउंट लिवर से सिंथेसाइज होती है थ्रोम्बोपोइटीन की, फिर बाकी दूसरे ऑर्गन से। मतलब एरिथ्रोपोइटीन और थ्रोम्बोपोइटीन को आप रिवर्स कर सकते हैं। इफ़ ऑल ब्लड सेल्स एंड हेमाटोक्रिट इंक्रीज एंड कॉज बिहाइंड इज जेनेटिक म्यूटेशन टाइप ऑफ पॉलीसाइथीमिया पॉसिबल। जी ये बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है स्टूडेंट्स। पॉलीसाइथीमिया और एनीमिया का फ़र्क तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। पॉलीसाइथीमिया में सब कुछ ही ज़्यादा हो रहा होता है, नॉर्मली हाई रेड ब्लड सेल्स मतलब मिल रहे होते हैं, जबकि एनीमिया में वो टोटली कम हो रहे होते हैं। तो पॉलीसाइथीमिया में आपको पता है रेड सेल काउंट ज़्यादा हो जाता है, ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, और आपके जो इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब जो इसकी दो टाइप्स हैं आपको वो यहाँ पर पूछी गई हैं, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया और सेकेंडरी। आपने याद रखनी है ये बात कि प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया कब होता है और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया कब होता है। जब मसला आए बोन मैरो के अपने ही सेल्स में, बोन मैरो में कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए तो तब प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया होता है, ठीक है। और अगर मसले बाहर चल रहे हैं, बोन मैरो से बाहर कोई मसला चल रहा है, यानी कि किडनी ख़राब हो गया, किडनी का ट्यूमर हो गया है और किडनी नहीं एरिथ्रोपोइटीन पैदा कर रही, इसलिए मतलब, या किडनी बहुत ज़्यादा एरिथ्रोपोइटीन पैदा कर रही है और इसलिए आरबीसीज बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये मसला बोन मैरो का तो नहीं है, ये तो बोन मैरो से बाहर है, किडनी का मसला है। वो ट्रॉमा की वजह से, वो एक ट्यूमर का शिकार होने की वजह से एरिथ्रोपोइटीन ज़्यादा पैदा कर रही है और फिर एरिथ्रोपोइटीन आरबीसी ज़्यादा बनवा रही है बोन मैरो से। तो मसला बोन मैरो का अपना ज़ाती तो नहीं है ना। तो जब बोन मैरो का ज़ाती मसला ना हो तो फिर आप सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को चूज़ करते हैं, यानी कि किसी को हार्ट फेलियर हुआ इसलिए आरबीसी उस कंडीशन में ज़्यादा हो रहे हैं, तो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। आप ऊंचाई पे खड़े हैं और आप हाइपोक्सिया को फेस कर रहे हैं और ऑक्सीजन कम हो गया, आपके टिश्यूज़ में हाइपोक्सिया हो गया है, फिर किडनी आपके एरिथ्रोपोइटीन को ज़्यादा निकाल दिया है और फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी ज़्यादा आरबीसी ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। मतलब कि कोई भी इशू जो आरबीसीज को बढ़ाए वो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, और जब मसला आपके खुद के बोन मैरो में ही हो इसलिए आरबीसी ज़्यादा बन रहे हो, एरिथ्रोपोइटीन ज़्यादा, मतलब एरिथ्रोपोइटीन के फंक्शन के साथ इंटरफेरेंस हो रही हो, जेनेटिक म्यूटेशन हो रही हो, तब प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। विच कंटेन न्यूक्लियस, तो रेड ब्लड सेल्स में तो न्यूक्लियस नहीं होता मिच्योर आरबीसी में, ये आपको पता है। वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करे मेगा कैरियोसाइट के लेवल पे, तो मेगा कैरियोसाइट में न्यूक्लियस होता है, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स में नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 13 देखें, डैश आर द लार्जेस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। जी तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो मोनोसाइट्स होते हैं, अगर हम 3 सेल्स की बात करें, कंपैरिजन करें उनका, तो आरबीसीज 7 to 8 माइक्रोमीटर याद रख लें आप, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारे 0.5 से 3 माइक्रोमीटर होते हैं, और जो आपके आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, 12 से 20 माइक्रोमीटर की रेंज में होते हैं, मतलब सबसे बड़े। आरबीसीज 6 से 8 पे या 7 से 8 पे ख़त्म। प्लेटलेट 0.5 से 3 माइक्रोमीटर, मतलब सबसे छोटा प्लेटलेट और दरमियाने साइज़ में आरबीसीज आ रहा है, और सबसे बड़े कौन से आ रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज आ रहे हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स आ रहे हैं। और अब आपको मैंने उनमें से भी कंफ्यूज कर दिया है कि डब्ल्यूबीसीज में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो मोनोसाइट्स जो होते हैं ये 12 से 20 माइक्रोमीटर होते हैं साइज़ में, डायमीटर में, तो ये सबसे बड़े होते हैं, और बाकी सारे 12 से 15 माइक्रोमीटर में होते हैं। अगर आपको मैं यहाँ ये ना कहती कि लार्जेस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, मैं कह देती अबंडेंस सबसे ज़्यादा किसकी होती है, या डाइवर्सिटी, या सबसे ज़्यादा काउंट में कौन ज़्यादा होता है, तो फिर आप न्यूट्रोफिल्स को चूज़ करते हैं। अगर मैं यहीं पे आपको पूछ लेती सबसे कम लीस्ट कौन होता है नंबर में, तो बेसोफिल्स 0.01 से 0.1%, ठीक है। बेसोफिल्स लिबरेट हेपारिन एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस विद इम्यूनोग्लोबिन, तो आईजीई इन्वॉल्व होती है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक रीनल फेलियर वुड मोस्टली लाइकली टू शो। तो आपको पता है कि हमने ना एनीमिया जब पढ़ा हमने उसको क्लासीफाई कर लिया किस तरह से, हमने कहा कुछ एनीमियाज होते हैं जिनमें ना आरबीसीज का साइज़ छोटा हो जाता है और कलर पेलर हो जाता है, नॉर्मल रेड कलर से कम हो जाता है, यानी कि वो माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक हो जाते हैं। एक ये बात, कुछ ऐसे एनीमियाज होते हैं जिनमें आरबीसीज का साइज़ बड़ा हो जाता है, मतलब वो मैक्रोसिटिक हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे एनीमियाज होते हैं जिनमें आरबीसीज का कलर भी और उनका साइज़ भी बिल्कुल सही रहता है। अब अगर आप लोग सिटिक और क्रोमिक के वर्ड पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको रिमाइंडर दे दूं, सिटिक का वर्ड आता है जब हम कहते हैं साइज़ के लिए, क्रोमिक का वर्ड आता है जब हम वर्ड यूज़ करते हैं कलर के लिए। तो नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब नॉर्मल कलर और नॉर्मल साइज़, माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक का मतलब छोटा साइज़
और कम कलर, लेस मतलब पेलर कलर, रेड कलर नहीं। मैक्रोसिटिक का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा कलर। तो आपको पता है हमने इन 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया है एनीमिया की क्लासिफिकेशन। माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमियाज होते हैं कुछ, उसमें कौन कौन से एनीमियाज आ जाते हैं आपके पास, जो ऐसे एनीमियाज जो माइक्रोसिटिक भी होते हैं, हाइपोक्रोमिक भी, मतलब उनमें हमारा आरबीसी छोटा भी हो जाता है और रेड कलर से कम हो जाता है, पेलर हो जाता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज, ये सारे जितने भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज हैं वो सारे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होते हैं। सिड्रोब्लास्टिक एनीमियाज वो भी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होते हैं। और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ ये भी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होता है। और अब बात करते हैं नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक की। तो आपके जितने भी हीमोलिटिक एनीमियाज हैं वो सारे माइक्रोसिटिक नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक है। मतलब ना उनमें साइज़ में कोई मसला आता है, ना ही उनमें कलर में मसला आता है। उनमें सिर्फ ये मसला आता है कि आरबीसी 120 दिन से पहले ही मरना शुरू हो जाते हैं। तो हीमोलिटिक एनीमियाज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक के एग्जांपल में याद रखने हैं आपने। उसके अलावा ब्लड लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, तो फिर जो आपका एनीमिया हुआ है वो भी एक नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। मतलब सिर्फ ब्लड लॉस होने की वजह से आपके एचबी फॉल कर रही है, आरबीसी काउंट फॉल कर रहा है, आपका आरबीसी ख़राब नहीं हुआ साइज़ में या कलर में, वो तो सिर्फ ब्लड लॉस हुआ है। तो इसलिए तो ब्लड लॉस भी एक नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया है। फिर रिनल डिजीज़ जितनी भी आती हैं उनमें भी यही मसला होता है, बोन मैरो फेलियर हो जाए तो वो भी तकरीबन नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। और थर्डली क्लास थी मैक्रोसिटिक एनीमिया, कि आरबीसी का साइज़ बढ़ जाए, तो ये सिर्फ मैगेलोब्लास्टिक एनीमियाज में आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्रॉनिक रीनल फेलियर है, तो क्रॉनिक रीनल फेलियर में कोई मसला नहीं होता, आरबीसी के कलर में और शेप में वो नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक रहता है, बिल्कुल ठीक, कलर भी ठीक और साइज़ भी ठीक। साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस इन लास्ट ट्राइमेस्टर। तो आपको पता है कि जब हमारी आरबीसी की प्रोडक्शन होती है, एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी की प्रोडक्शन, ये किसी एक स्पेसिफिक जगह पे हो रही होती है। और ये जगह क्या होती है, ये भी डिफरेंट है लाइफ के लिहाज से। इंट्रायूट्राइन लाइफ है तो अलग जगह पे, आफ्टर बर्थ अलग जगह पे। जो इंट्रायूट्राइन लाइफ है मतलब फीटस लेवल पे बात करें तो अर्ली फ्यू वीक्स में यॉर्क सैक में बनते हैं आरबीसी और वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। मिडिल ट्राइमेस्टर मतलब अगले 3 माह कह लें आप, दरमियान वाले 3 माह जो गेस्टेशन के होते हैं, उस वक्त मेनली लिवर में बन रहे होते हैं आरबीसी, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में भी बन सकते हैं। अगर लास्ट मंथ की बात करें तो फिर बोन मैरो में बनना स्टार्ट हो जाते हैं और आफ्टर बर्थ भी बोन मैरो में ही बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस लास्ट ट्राइमेस्टर में पूछी जा रही है, बोन मैरो, और अगर आफ्टर बर्थ भी पूछी जाती तो आप बोन मैरो चूज़ कर सकते थे। 17 एमसीक्यू हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, हीमोग्लोबिन आरबीसीज में मौजूद होती है, ठीक है, इसीलिए वो रेड होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होती, इसलिए वो रेड नहीं होते। प्लेटलेट्स का तो सीन ही अलग है। मायोसाइट्स मसल्स के सेल्स को कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोन के मिच्योर सेल्स को कहते हैं, वो तो यहाँ पर होगा ही नहीं। तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है। यहीं पे मैं आपको एक बहुत प्यारा एमसीक्यूज़ बताऊँ, हीमोग्लोबिन आरबीसीज में मौजूद होती है। अगर आपको कोई पूछ ले आरबीसीज में न्यूक्लियस मौजूद क्यों नहीं होता, तो आप ये नहीं कहेंगे कि बुक में लिखा है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बस शुरू से पढ़ा है नहीं होता, ऐसे नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि उसमें मैक्सिमम हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई कर सके वो, ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी कर सके। तो इसलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्यूपाई करने के लिए वो न्यूक्लियस को एवैक्यूएट करा देता है, मतलब अपने अंदर नहीं रखता। एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स इन विवो इंक्लूड, कौन कौन से एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स हैं इन विवो मतलब बॉडी के अंदर, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी। अगर हम एक ट्यूब में ब्लड लेके बात कर रहे हैं तो मतलब हम इन विट्रो बात कर रहे हैं, अंदर वाले जिस्म के अंदर वाले खून की बात कर रहे हैं मतलब हम इन विवो बात कर रहे हैं। तो इन विवो जो क्लॉटिंग एजेंट्स होते हैं उनमें ये सारे आ जाते हैं। फैक्टर 2 इज़ आल्सो कॉल्ड, फैक्टर 2 को हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। फिब्रिनोजिन जो होता है वो आपका फैक्टर 1 होता है। उसके अलावा हेगमैन फैक्टर जो होता है ये आपका फैक्टर 12 होता है। और इसी तरह आपको सारे फैक्टर्स के नाम फिंगर टिप्स पर आने चाहिए, मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हेन एरिथ्रोसाइट ब्रेकडाउन इज इंक्रीज बियॉन्ड नॉर्मल, तो जब एरिथ्रोसाइट ब्रेकडाउन नॉर्मल से ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाए इसको हम क्या कहते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो फेलियर हो जाए और उसकी वजह से आरबीसीज कम हो तो वो एप्लास्टिक होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी हमें दिखाई देना शुरू हो और आयरन डेफिशिएंसी हो जाए तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। देन सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाती, सिकल सेल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जो नॉर्मल एचबी है वो नहीं होती बल्कि एचबीएस मौजूद होती है। और एचबीएस क्या होती है, एचबीएस ऐसी एचबी जिसमें हमारा जो नॉर्मल अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाए, मतलब बीटा चेन की जो 6 पोजीशन है वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस हो जाए तो हम कहते हैं ये एचबीएस बन गई है, ठीक है।